जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। महेश जैन टॉक शो में एपिसोड 3 में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। 2 वीक पहले ये नई एक सोचे सोचे बैठे बैठे चालू किया था, तो इसका आइडिया आया कि ऐसे मेरे समाज के कुछ लोगों को एक मंच पे लाया जाए और उनके बारे में पूछा जाए और उनके बारे में बताया जाए, समाज को उसका लाभ मिले और उनको भी एक बताने का मौका मिले कि हमने कैसे कैसे किया। तो ऐसे ही चालू हुआ। पहले शो में हमने देखा 6 गेस्ट आए थे हमारे, दूसरे शो में 5 गेस्ट आए थे और आज फिर 5 गेस्ट के साथ में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं इंदौर से आदरणीय श्री सुमित प्रकाश जी का। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दूसरे नंबर पर हमारे गेस्ट हैं पारस जी, जो कि एडिशनल एसपी हैं कोटा के अंदर, कोटा ग्रामीण में, पर अभी वो अपने को ज्वाइन नहीं कर पा रहे, किसी कारणवश उनको रामगंज मंडी जाना पड़ा है, क्योंकि पुलिस की नौकरी जब जानते कैसी है। वो थोड़ी देर बाद हमको ज्वाइन करेंगे। अरविंद जी हमारे गेस्ट हैं हिंडौन से, जो कि वहाँ पे पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के एक अच्छे कार्य कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र अरविंद जी। अरविंद जी आवाज आ रही है मेरी आपको? अरविंद जी को फोन लगा के बोलिए उनको। महावीर प्रसाद जी महुआ से हमारे साथ में है, जो कि बहुत समाज सेवी है। वहां पे निकलने गुजर एक महुआ जगह ऐसी है जो सब पूरे पल्लीवाल क्षेत्र के सेंटर में है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। और एक युवा जो कि इसरो में एक साइंटिस्ट के पद पर है, आदर्श, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ में है। पांचों हमारे स्पीकर्स का, पांचों गेस्ट का बहुत 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 स्वागत है। इस शो के बारे में कोई भी विचार आपके रहे, कोई भी सुझाव आपके रहे, तो चैट बॉक्स में आप लिखिए जरूर। दूसरा, आपको कोई सवालात करने हैं तो वो भी मेरे व्यूअर से निवेदन है कि वो भी चैट बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हैं, या मेरे को यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, कोई भी सवाल पूछना चाहे तो वो हाथ उठा सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके, तो वो सवाल भी हमारे गेस्ट से पूछ सकते हैं। एक मैं निवेदन भी और करना चाहूंगा आपसे सबसे यहाँ पे, कि मैं लगातार हर सब 5 लोगों को लेकर के आ रहा हूँ, तो आप भी मुझे सुझाव दें, आप मुझे बताएं, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो व्यापार के फील्ड में हो, चिकित्सा के फील्ड में हो, शिक्षा के फील्ड में हो, अपने धर्म के फील्ड में हो, प्रशासनिक सेवा के फील्ड में हो, या अपने क्या बोले किसी भी कला हो, आपके सिनेमा हो, किसी में भी हो, संगीत हो, किसी में भी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पर लाएं और समाज के सामने उनका लाभ, समाज को लाभ मिले, ऐसा हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। आइए आज का हम ये टॉक चालू करते हैं। हमारे आज के सबसे पहले जो हमारे वरिष्ठ आज के सदस्य हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं, श्रीमान सुमित प्रकाश जी से। बहुत बहुत स्वागत सुमित प्रकाश जी आपका सर। जय जैन साहब। जय जिनेन्द्र साहब, आप एक सबसे ऐसे पहले व्यक्ति तो हैं। जी आदे बोलिए बोलिए सर, बोलिए। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत सुंदर कार्य किया है। जी इसमें मैं यही कहूंगा कि आप बोल रहे हैं रत्न वगैरह, आपने ऐसे शब्दों से आभूषित किया है लोगों को। इसकी जगह ये कहिए कि जो हमारे समाज के कार्यकर्ता हैं उनको मैं को जोड़ना चाहता हूँ। सर, समाज के कार्यकर्ता तो सर मैं हूँ छोटा सा, आप तो रत्न ही है सारे। आप तो, मैं तो जयपुर में बैठता हूँ और जयपुर जो शहर है वो प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन रत्नों के लिए ही फेमस है, तो हम रत्नों के परख करना थोड़ा थोड़ा जानता हूँ सर। मैं साथ में रहता हूँ कुछ रत्न वालों के। हमारे सुमित प्रकाश जी अखिल भारतीय पल्लीवाल महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, कई सारी संस्थाओं जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं एक बात इनके लिए बोलना चाहूंगा सभी व्यूअर्स से, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की अपनी पहचान होती है। एक मिनट अरविंद जी को फोन करोगे? एक मिनट, आपका मोबाइल खराब हो रहा है सर। हाँ जी, हाँ, सुमित प्रकाश जी के बारे में बोलना, एक बार डिस्टर्ब हो रहा है किसका? सर कभी कभी अपना अनम्यूट कर लीजिए सर, दूसरा फोन से कर लीजिए सर प्लीज। हाँ, सुमित प्रकाश जी शुरू में एक बार सबको अनम्यूट करा दें, हाँ, जिससे एक आप बार अनम्यूट बात कर दीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए।
हमारे सुमन प्रकाश जी खुद का अपना एक बहुत बड़ी पहचान है। आज 75 की एज में भी बहुत सक्रिय हैं और विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न ऐसी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और आपके व्यापार की संस्था जुड़े, हमारे एडिबल लाइन में भी आपका जुड़ाव रहा, पूरा जुड़ाव है, उनके उसमें भी उनसे भी जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा अरविंद जी आपका दूसरा फोन ले लीजिए सर। और इसके अलावा आपकी सबसे बड़ी बात जो है, अभी जैसे थोड़ी देर पहले ऑफलाइन मेरी आपसे कन्वर्सेशन हो रही थी, ये बोल रहे थे कि मेरे को मेरे बच्चों से जो पहचान मिली है, उस पहचान से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मैं प्रसन्न हूँ। आज इनका बड़ा बेटा जो है, जो बड़े इनके पुत्र हैं, वो बहुत बड़े सर्जन इंदौर में फेमस हैं, सर्जन हैं, गैस्ट्रो के सर्जन हैं, वो इंदौर में विख्यात हैं। और छोटे बेटे जिसकी मेरा दिल भर आता है, हमारे पल्लीवाल समाज का एक बेटा, एक भाई, आपने अपना सुपुत्र सिर्फ 22 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान कर दिया, जिसके दाढ़ी मूछ आना भी चालू होता है 22 साल की उम्र में, उसको देश के लिए न्यौछावर सलाम है सर। आपको आपको हैट्स ऑफ है, आपको प्रणाम है, अभिनंदन है, निवंदन है कि आपने अपना बेटा, आपने अपना सुपुत्र, आपने जिस भारत माता के लिए आप अपने न्यौछावर कर दिया। आदरणीय सुमन जी, आप अपने बारे में और परिवार के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, पूरे व्यूअर्स को बताइए, सभी को। जी, सभी को सादर जय दिनेन एक बार पुनः। मैं रामगढ़ गांव अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो है, अलवर डिस्ट्रिक्ट से 20 किलोमीटर, मैं वहां से मेरा जन्म हुआ है। जन्म वहां से लेकर मेरे पिताजी जो थे साधारण सी नौकरी, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं हम। दिल्ली में उस समय सर्विस करते थे, सरकारी नौकरी करते थे, और सरकारी नौकरी होने के कारण हमारा पूरा परिवार जो है दिल्ली में शिफ्ट हो गया। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद में बचपन मेरा दिल्ली में बीता, क्योंकि 6 साल की उम्र में मुझे तीसरी स्कूल में, एक जैन हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता है दरियागंज में, उसमें हमारे पिताजी कभी एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे अपनी नौकरी के पहले। तो उन्होंने 6 साल की उम्र में सीधा तीसरी कक्षा में मुझे दाखिल करा दिया था कि पढ़ते पढ़ते कब फेल होगा कब पास होगा मालूम नहीं, और इस प्रकार से जिंदगी चलती गई। 1998 में हमारे पिताजी का ट्रांसफर, 58-59 में हमारे पिताजी का ट्रांसफर नागपुर हुआ, तो पूरा परिवार नागपुर में शिफ्ट हुआ। वहाँ पे मैंने अपना मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएशन यानी बीएससी मैंने वहाँ से किया, और एमएससी कर ही रहा था, एमएससी में एडमिशन लिया था, लेकिन उस समय एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट कहलाता था, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। और आप जानते हैं मध्यम वर्गीय परिवार हो, मैं सबसे बड़ा, छोटे हम सब मिलके 6 भाई, माता पिता, पिताजी की सरकारी नौकरी, तो मैंने नौकरी शुरू कर दी, और नौकरी के साथ साथ मैंने अपनी एमएससी केमिस्ट्री में बीआरसी में ही रजिस्ट्रेशन कर। अभी भरा पूरा, अभी कितने लोग आपके परिवार में, पूरे फैमिली में, पूरे सब मिला? हम 6 भाई हैं, 4 भाई दिल्ली में रहते हैं इस समय, तो एक उसमें से विदेश गया हुआ है अपने बच्चों के पास। 3 भाई दिल्ली में है, एक यूएस में है कैलिफोर्निया, एक बंबई में है। सभी हमारे पिताजी का ये हम पे आशीर्वाद रहा कि सबको उन्होंने अच्छी पढ़ाई कराई। मेरे 2 पढ़ाई का बहुत महत्व है अपने। जी, मेरे 2 ब्रदर डॉक्टर हैं, एक बीआरसी से साइंटिस्ट होकर रिटायर हुआ है, एक जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग करता था, लेकिन उसने कहा बस बहुत नौकरी हो गई, ही लेफ्ट सब काम छोड़ दिए और अब आराम की जिंदगी जी रहा है। और एक भाई जो है एटॉमिक एनर्जी से सीनियर साइंटिस्ट के पद से रिटायर होके बॉम्बे में रह रहा है। आपके बड़े बेटे अभी डॉक्टर है और बहू भी डॉक्टर है? जी हाँ, मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है, मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा डॉक्टर है, गैस्ट्रो सर्जन है, अपोलो हॉस्पिटल जो कॉर्पोरेट है उसमें वो गैस्ट्रो सर्जन कंसल्टेंट के रूप में काम करता है। उसकी पत्नी जो है वो मेदांता में है, चेस्ट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट, मींस आईसीयू इंचार्ज है। मेरे 2 पोतियां और 1 पोता है, और उनके साथ मेरा जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा है। कोरोना आपके सामने फटक भी नहीं सकता, सारा डॉक्टर ने घेराबंदी कर रखी है आपके यहाँ पे। पत्नी है वो आगरा से है, स्वतंत्रता सेनानी श्रीमान चिमन लाल जी के सुपुत्री, और उसने जो है वो हमारी हाउस मैनेजर है।
ठीक है जो सुधा है मेरी जी। पत्नी, वो होम मैनेजर है। उसने, मैंने अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देखा है, उसने ही लालन पालन किया है। मैं अपने कैरियर के प्रति रहा, और अब मैं अपने बच्चे पोते पोतियों को बड़ा होते देख के बहुत आनंदित महसूस सर, करता आज हम यहाँ पर जो मैं सुनने चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कितने सुंदर आपके पीछे हमारे गौतम भैया की तस्वीर लगी हुई है, बिल्कुल मासूम चेहरा। अभी 22 साल की उम्र में ही आप चले गए थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं ऑफलाइन सुमत पिटारी से बात हो रही थी, वो बोल रहे हैं कि बेडरूम में एक तस्वीर महावीर भगवान की लगी हुई है, दूसरी तरफ तस्वीर गौतम की लगी हुई है। 2 भगवान मेरे रूम के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं। गौतम जी के बचपन के बारे में बताइए सर। कैसा उनका बचपन था? हूँ। कैसे गौतम उन्होंने का, हाँ मैं बताऊंगा। गौतम मेरी तीसरी संतान गौतम है। उसका 1979 में 1979 यानी कल उसकी जन्म तिथि थी। जो कल्याण, मतलब बॉम्बे में उस समय मैं रहता था, बॉम्बे के पास जगह है अंबरनाथ। जी, अंबरनाथ में हम रहते थे, और जी, कल्याण में उसका जन्म हुआ था। जी, उसके बाद में वहाँ पे कुछ प्राइमरी पढ़ाई हुई, और 1990 में मेरा मैं इंदौर में आ गया, क्योंकि मैंने अपना कैरियर जैसे बताया एटॉमिक एनर्जी से शुरू किया था। लेकिन फिर 1977 एंड में मैं अंबरनाथ एक इंग्लिश कंपनी में चला गया था, वहीं पर ही गौतम का जन्म हुआ था। उसके बाद में 1990 में मैं इंदौर आ गया। यहाँ पर एक कंपनी है खेतान केमिकल्स फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर में देश की अग्रणी कंपनी है आज की तारीख में। जिस समय जी, मैंने ज्वाइन किया था उस समय तो एक ही प्लांट था इनका, और आज जो है सोयाबीन का भी प्लांट है, जो भी एक बड़ा प्लांट है रतलाम में। जी। गौतम ने यहाँ पर आके तीनों बच्चों की पढ़ाई हुई। गौतम जो था कैसे शुरू थे से, पढ़ाई में? कैसे पढ़ाई में थे? मैं ये कहूंगा कि अच्छा था। मैं अच्छा, बहुत ये नहीं कहूंगा वो 95-98% लेता था, लेकिन 70-75% मार्क्स लेता था। उसकी अच्छा। एक आपको छोटी सी घटना सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल कि सर। वो 26 जनवरी को एक तिरंगा लेके आता था, जो तिरंगे नॉर्मली बाजार में बिकते हैं, और जी, वो अपनी स्टडी टेबल पे रखता था। क्या बात और है। 15 अगस्त पे वो तिरंगा बदल दिया जाता था। अरे पूरा पूरे 24 ये ती क्रम, ये पूरा 365 दिन तिरंगा रहता था उनके उस पे? हाँ, ये उसकी पढ़ाई की स्टडी टेबल पे तिरंगा रहता ही था। ये लेकिन कभी हमने इस पे गौर नहीं किया, कोई ऐसा कारण नहीं रहा। मुझे नहीं मालूम उसमें ये संस्कार कहाँ से आए। संस्कार हो सकता है कि उसके नाना जी क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी रहे, माँ कर रहा। धार्मिक संस्कार हमारे घर में, हमारे पूरे परिवार के, हमारे माता पिताजी के द्वारा रहे। हमारे दोनों ही पिताजी का जो नॉर्मली जैन धर्मावलंबी में होता है कि दिन में खाना खाना है, छना पानी पीना है, अष्टमी चौदश को सब वो करना है, तो वो सब रहा। जी, लेकिन मैं ये कहूंगा उसको ये जो एक उसकी घटना थी, वो मुझे समझ नहीं आया कहाँ से उसको ये उसके मानसिक प्रभाव आया। लेकिन उसने 11वीं तक, 10वीं बोर्ड की होती है, 10वीं पास की। 11वीं में उसने एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दिया, जो हमें जी, नहीं मालूम था। उसने अपने कुछ मित्रों के साथ दिया। इंदौर से उस साल 4 बच्चों ने दिया था, और चारों का सिलेक्शन एनडीए में हुआ। क्या बात है। उसकी माँ की इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी उसको एनडीए में भेजने की। लेकिन फिर जब वो बिल्कुल इस चीज पे पूरी तरीके से मैं कहूँगा था कि मुझे और कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ ये करूँगा। उस समय पीईटी पीएमटी एग्जाम्स होते थे, मेरे सब बच्चों को मैंने दोनों ऑप्शन रखे थे, तो उसने दोनों एग्जाम दिए और दोनों में उसका सिलेक्शन हो गया। क्या फिर भी बात है। उसने ये कहा कि अब जाऊंगा तो एनडीए में जाऊंगा, आर्म फोर्सेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। देशभक्ति की भावना कहीं न कहीं से उनके अंदर आई है। मतलब कहीं से घुसी है। जिस उम्र में लोग पथभ्रष्ट होते हैं, जिसमें कुसंगतियाँ हमारी युवा इस उम्र में आती हैं, तो गौतम भैया में देशभक्ति की भावना कहीं न कहीं से तो ज़रूर आई। कैसे चयन हुआ इनका, मतलब आर्मी में कैसे गए सर? हाँ, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में खड़गवासला में एक संस्था है सरकारी, उसमें एडमिशन उसका हुआ। बहुत कठिन जीवन रहता है वहां पर, और उसके बाद में ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है वहां से। आर्मी के सब तरीके से ट्रेनिंग होती है, सर और व्यूअर्स जो हमारे युवा व्यूअर ग्रेजुएशन हैं की जो कि डिग्री मिलती है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर आपको।
जो हमारे युवा व्यूअर है वो भी आर्मी के बारे में जरूर सुनेंगे, कैसे इसमें चयन होता है, कैसे क्या होता है, ये अपने को समझने की ये वाली बात भी है। यस सर। जी, उसका पहले रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम में सक्सेस पास करने के बाद में उनका एक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जो होता है बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं और उनको देख के उसका सिलेक्शन होता है। उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में वो एनडीए में जाते हैं। ये 12th की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। उसने लेकिन 11वीं में ही एग्जाम दे दिया था, 1 साल पहले ही, और उसका उसमें सिलेक्शन हो गया था। वहां पे जाने के बाद वो 3 साल की बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई भी होती है, ग्रेजुएशन मिलती है। मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने एक लिंक भेजा था कल ही, एक पासिंग आउट परेड 140 कोर्स 140वें कोर्स की कल पासिंग आउट परेड एनडीए खड़गवासला में हुई थी, जबकि गौतम ने 96th बैच से पास किया। और ये बताते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि वो अपने बैच का यंगेस्ट सबसे छोटे थे ऑफिसर था, यंगेस्ट ऑफिसर था। 16 साल के जन्म थे। 29 मई को हुआ था और 1 जून जो है उसकी कट ऑफ डेट रहती है। अरे वाह, 17 साल की उम्र के अंदर उन्होंने अपना 17-18 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, मतलब ट्रेनिंग के लिए चला गया था। फिर चले गए उसके थे। बाद में एनडीए के बाद में फिर 1 साल का कोर्स होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। वाह। बेसिकली वो जाना चाहता था इंडियन एयरफोर्स में, लेकिन अच्छा। मैं कलर ब्लाइंड हूँ और मेरे दोनों पुत्र कलर ब्लाइंड हैं। अच्छा, उस वजह मैं से वहां नहीं कैरियर जा रहता हूँ पाए। इस तरीके से, जी तो जी जी इसलिए जी वो जी। उसमें नहीं जा पाया, उसने आर्मी ज्वाइन कर ली फिर। सर उस घटना के बारे में बताइए, जब उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे करके और अपना सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया। देखो पीछे इनकी फोटो देख सकते हैं सभी हमारे व्यूअर्स कि एक मासूम 22 साल का जो हंसने खेलने की उम्र होती है, जिनकी जिनकी उम्र कॉलेज जाने की, लेकिन देशभक्ति की भावना ऐसी थी कि आतंकवादियों से लोहा लेते लेते। सर बताइए उस घटना के बारे में बताइए जिसमें उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। देखिए सर, ऐसा था कि वो एक्चुअली वैसे उसकी स्पेशल ट्रेनिंग हुई थी बोफोर्स गन के ऊपर, अरे वाह, और वेरी वो गुड सर। आर्टिलरी, हाँ जी, वो आर्टिलरी का के उसमें उसका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये आतंकवादियों का सिलसिला शुरू हुआ तो उस समय जनरल मलिक जो वो आर्मी के हेड थे, उन्होंने ये जनरल मलिक। डिसाइड किया, यस। हाँ जी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई भी किसी भी विंग में हो उसको आतंकवादियों से भी लड़ना है। तो ये जो था, इसकी बोफर्स की ट्रेनिंग के बाद में जो 1999 में ये कमीशन हुआ एज ए लेफ्टिनेंट, और क्या बात। उसके बाद 4 महीने की इसकी ट्रेनिंग हुई थी देवलाली में, जो बोफोर्स गन की ट्रेनिंग हुई। और दिसंबर 99 में हम दिल्ली से सी ऑफ करके आए थे JNK जाने के लिए, अपने यूनिट के साथ ज्वाइन करने के लिए। राजौरी थे शायद। आतंकवादियों का सिलसिला, हाँ जी, आतंकवादियों का सिलसिला शुरू हो गया था। इसने अप्रैल में एक बार, अप्रैल 2000 में, सॉरी 2000 में कमीशन हुआ था, मेरी गलती है, 2000 में कमीशन हुआ था, 99 में एनडीए से पास आउट हुआ था, 2000 में आईएमए का कमीशन मिला था इसको, और दिसंबर 2000 में हम इसको सी ऑफ करने गए थे। उसके बाद में अप्रैल में एक बार यहाँ ये इंदौर आया था घर पर कुछ छुट्टी लेके, तो बड़ी बड़ी दाढ़ी, एकदम मुसलमान रूप था वो, उसी प्रकार के कुर्ता पजामा पहना हुआ था। हमारे वॉचमैन ने भी उसको रोक दिया कि आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। तो फिर उसने बताया, और हमारे घर में भी, मैं उस समय घर में नहीं था, हमारी पत्नी भी एक बार तो शक पका गई थी। फिर वो यहाँ पे 7-8 दिन रहा था। वापस जाके उसने फिर वही काम किया। 2-3 इंसिडेंट्स मुठभेड़ हुई जिसमें उसने आतंकवादियों को, कुछ 4-5 आतंकवादियों को ढेर भी किया अपनी यूनिट के साथ में। 31 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले, चतुर्दशी का दिन था, उस दिन ऐसा मालूम पड़ा कोई 3 आतंकवादी जो हैं
उनके एरिया में आए हुए हैं, जिसको ये ढूंढा, पूरे समय ये ढूंढते रहे। ही वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप। वेरी और गुड। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नियाज रखा गया था। ऑपरेशन नियाज। नियाज का NIAJ, जो कि जैन का अपोजिट है। अपोजिट नियाज, यस, JAI, मैं वही लिख रहा था, नियाज। हाँ जी, तो वो इनके कमांडिंग ऑफिसर ने वो, क्योंकि ये लीड कर रहा था, इसलिए उसका नाम ऑपरेशन नियाज रखा था। ऑपरेशन नियाज के अंतर्गत ये सब लोग गए। इनके पास में इसने अपनी जो ऑफिसर्स को जैकेट मिलती थी बुलेट प्रूफ, वो इसने यस अपने सर। जवान को दे दी थी। वो इसने अपने उसकी। जवान को दे दी थी। हाँ जी, क्योंकि क्या ये बात फील है। नहीं हो कि ऑफिसर्स आप लोग तो सेफ रहते हैं और हमें जो है गोलियों के सामने छोड़ देते हैं, इसने दे दी थी। ये नियति का खेल है साहब, सब कुछ जो है मैं सबको बताना चाहूंगा, ये नियति का खेल है। वो देने के बाद में वहां पर बहुत भारी झुरमुट है, जंगल था जिसमें वो तीनों आतंकवादी छिपे हुए थे। ये लोग अपनी तरफ से गोलाबारी कर ये अपनी गन से पिस्टल गोलियां छोड़ रहे थे, बौछार कर रहे थे, उधर से वो लोग भी कर रहे थे। एक गोली आकर इसके साथ में जो एक भगवान सिंह नाम का जवान था, उसके जांग में लगी और उसमें से खून बहने लगा। जब खून बहने लगा तो उसने कहा, सर जरा जोर से बोल दिया। जोर से बोला तो उनको सुनाई दे गया। उन्होंने भी आतंकवादियों को। गोलियों की बौछार करनी शुरू की। इसके उस समय गोली एक यहां पर लग गई, छाती बिल्कुल दिल के ऊपर, गौतम के। तो इसने ये महसूस कर लिया कि ये अब नहीं बचेगा। तो ये ओपन में वो झुरमुट जो झाड़ियां थी उसमें से ओपन में बाहर आ गया। ये हमें उसके साथ में जो जवान थे उन्होंने बताया, बाद में हमें जो क्या वीरता है, घटना क्या बताई, वीरता है साहब, क्या वीरता है। वो उसमें बाहर आके जैसे ही वो बाहर आया तो वो आतंकवादी घबरा गए कि ये क्या हो गया और ये हमारे ऊपर कूद के आ रहा है। तो वो जैसे भागने लगे, इसने तीनों आतंकवादियों को ढेर कर वहीं पर ही ये इसने अपनी शहादत दे दी। मैं तीनों उस दिन आतंकवादियों को झांसी में था इंसिडेंट। तीनों आतंकवादियों को उन्होंने मार दिया। जी जी जी। क्या सलाम है सर। मेरे तो ये हाथ खड़े हो गए सर, अभी कहानियां सुनते सुनते। मेरे जितने व्यूअर है, मेरे चैट बॉक्स में भी गौतम, शहीद गौतम को नमन नमन लिखा हुआ पूरा आ रहा है। आप झांसी में थे। सर मैं उस दिन झांसी में था। यहाँ पे मेरे घर पे इंदौर में शाम को शायद 5 बजे उसकी यूनिट से फोन आया, तो मेरी पत्नी नहीं सुन सकी। मेरे पड़ोसी ने आके फोन अटेंड किया और उन्होंने बताया झांसी में, झांसी का मेरा नंबर दिया। झांसी में जब मुझे ये खबर, वो क्या रहता है, ढीले ढीले बोलते हैं, वो अभी उसमें है, डेंजर है, ये है वो है। मैंने कहा देखिए मुझे खुल के बताइए, मुझे मालूम है कि क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि साहब आप जो है इंदौर जाइए, आप अरेंज कीजिए, कलेक्टर और महू से भी लोग आएंगे, उसकी जो बॉडी आएगी उसको कलेक्ट करने के लिए। तब मैंने अपने उनको सिर्फ यही कहा कि अभी कितने बजे हुई है और यदि पॉसिबल है तो उसके जो भी अंग का दान किया जा सकता है वो कर दीजिए आप। क्या बात है, मतलब शहादत देने के बाद में भी अपना मन में आपके ये बात ताली है सर। सर क्या नमन है आपके कि परिवार क्योंकि को। अब शरीर तो शरीर ही है ना। मैंने तो खुद अपने लिए कहा हुआ है कि जब मैं जाऊं तो मेरे शरीर को कहीं हॉस्पिटल को दान कर दिया जाए। और सर मैं बताना चाहूंगा सारे व्यूअर को भी कि कल के दिन ही गौतम का जन्म हुआ था। कल के दिन ही गौतम का जन्मदिन गया है, जो कल 29 मई गई है, उस दिन ही गौतम का जन्मदिन था। और आज हम उनके बारे में अगले दिन ही चर्चा करने बैठे हैं यहाँ पे। यस सर। बिल्कुल। बस सर ऐसा है कि मुझे वो इस इंदौर शहर में बहुत ही वैसी पहचान दे गया है। आज बड़ा बेटा अपने कार्यशैली से मुझे पहचान दे रहा है। उसने अपने वो ये है नियति थी, वो उतने ही सांस लिखा के लाया था, उतना ही हमारे साथ का सर साथ था। इससे बड़ा बलिदान अपने आप को शहीद कर देना, अपने आप को न्यौछावर कर देना देश के लिए, इससे बड़ा। उनके नाम से सड़क भी सब इंदौर में है शायद। जी सर जी, कुछ उसके नाम से 2 उद्यान नगर निगम ने बनाए हैं। अरे एक वाह। सड़क है और सड़क पे हम रहते हैं वही सड़क है।
और मार्ग शहीद गौतम जैन मार्ग के नाम से है, और उसकी एंट्री एक भव्य गेट से बनाई गई है। उस गेट पे जो नगर हमारे पार्षद हैं, उन्होंने तकरीबन तकरीबन 25 लाख रुपया खर्च किया, और इंदौर का एक बहुत ही सुंदर, सबसे अत्यंत सुंदर वो गेट है। क्या बात है। सिर्फ मैं एक चीज ऐड करना जी चाहूंगा साहब, जी उसकी मौत पे, उसकी शहादत पे जब मेरे पास आर्मी ऑफिसर्स के पत्र आए, तो उनका कहना सबका ये था, भले ये एक मैं भावना बता रहा हूं आर्म फोर्सेस की, कि कुछ ही लोग होते हैं जो इस प्रकार का सर्वोच्च बलिदान करके अपने आप को अमर कर जाते हैं। और आज भी, जैसे इस साल मेरा 50वीं मेरी वैवाहिक वर्षगांठ थी, और 75वां मेरा जन्म दिवस था, तो आर्मी ऑफिसर्स राइट फ्रॉम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ माय गॉड के जो असिस्टेंट थे, उनके मुझे फोन आए हैं। मतलब हम जो आपस में शायद एक दूसरे से इतनी बात नहीं करते, हम परिचित नहीं रहते हैं, लेकिन आर्म फोर्सेस जो जिस में उसने काम किया, वो लोग आज भी मुझे परिवार के कैसे सदस्य के रूप में, जैसे हर बच्चा अपने, मेरे जैसे 6 भाई, मेरे भाई भतीजे, जिन्होंने जब मुझे विश किया, वैसे ही उन लोगों ने मुझे विश किया। ये तो सब भारतीय फौज की, भारतीय सेना की यही तो पहचान है कि भारतीय सेना हर समय हम लोग के साथ में, चाहे कोई आपदा है, कोई विपत्ति है, पूरी फौज हमारे साथ में लगी रहती है। क्या बात है सर, आज आपका बात सुन के मेरे तो बिल्कुल ये सारे बाल हाथ के खड़े हो गए, मतलब रोहे खड़े हो गए कि इतना एक बालक हमारे बीच का, शायद मैं सोचता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं तब नहीं जानता, लेकिन पल्लीवाल समाज में ये पहले ही एक ऐसे व्यक्ति हैं नहीं, जो कि मैं आपको बताऊंगा सर, मैं आपको बताऊंगा, अलवर से ही एक पल्लीवाल समाज का तकरीबन 2-3 साल, दो जी एक साल के बाद में एक और बच्चे ने एनडीए में एडमिशन लिया था, जिसके लिए उसके परिवार में बड़ी चर्चा हुई। जैसे हमने बताया कि हमारे परिवार में चर्चा, ऐसे उसके परिवार में बहुत चर्चा हुई, और बाद में वो भी एनडीए में उसने ज्वाइन किया था। आप उनके बारे में भी उनके जरूर माता सर, पिता से मेरी चर्चा होती रहती है। आप उनके बारे में मुझे बताइएगा सर, जरूर से जरूर। बिल्कुल, मैं और आपको मैं और बताऊंगा। ये भी आग्रह करूंगा आपसे कि जो भी गेट और उद्यान उनके नाम से बने हैं, उनकी फोटोग्राफ आप मेरे हाँ, व्हाट्सएप पर भेजिएगा सर। श्योर, बिल्कुल करूंगा सर। देखिए चलिए, क्या, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी बहुत अब पुण्य बधाई, ये आप वापस बहुत अच्छा आपसे, कार्य कर रहे हैं। वापस आपसे मिलते हैं सर। अभी आप ये रहिए ज्वाइन, आपसे वापस अभी हम 20-25 मिनट वापस आपके पास आएंगे। देखिए कितना बड़ा काम हमारे समाज में कि एक बच्चे ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे व्यूअर की ओर, दूसरे हमारे गेस्ट की ओर, पारस जी। पारस जी अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको एडिशनल एसपी कोटा ग्रामीण है, वो किसी काम से रामगंज मंडी उनको जाना पड़ा है, लेकिन वो कुछ ही देर में वापस हमको ज्वाइन करेंगे। तो आइए अरविंद जी से हम चर्चा आरंभ करते हैं। जय जय अरविंद जी, अनम्यूट करें अपने आपको। अरविंद जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें आपको, अपने आप को, स्पीकर खोल दें आपका। अरविंद जी अनम्यूट करें अपने को। अनम्यूट कर दीजिए उसको। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। अरविंद जी हाँ, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र भाई सर। साहब। जय जिनेन्द्र सर, कितनी बढ़िया सबसे चर्चा हमने यहाँ पे सबसे सुनी। पहले तो जी सबसे पहले तो मैं शहीद गौतम को मेरी ओर से बहुत बहुत सादर श्रद्धांजलि, और मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए उनकी पूरी शहादत की कहानी सुनकर। ये तो सर, ये तो आज यही तो मेरी इच्छा है कि कैसे कैसे लोग हैं जो हमारे इस मंच पर आए और अपनी अपनी बातें रखें। आपके बारे में सर और आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए, फिर मैं आपके बारे में जो मुझे मालूम है बताऊंगा मैं आपको, प्लीज। मैं सर मूलभूत रूप से, मेरा हिंडौन सिटी के पास गांव है खेड़ी हैवत, वहाँ के हम रहने वाले हैं। मेरे पिताजी गिरदावर से रिटायर्ड हुए, और मेरी शादी गंगापुर सिटी में हुई। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी मेरी एमबीबीएस कर रही है आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज से, सेकंड ईयर है उसका। आप बेटा लगते तो मेरा नहीं उम्र में, छोटा है बेटा मेरा, वो 9th क्लास में पढ़ रहा है। क्या बात है। और मैं जब 35 साल की उम्र का था, तो मुझे हिंडौन नगर परिषद का चेयरमैन के रूप वही मैं में, बताना चाह रहा सभापति हूँ के कि रूप में चुना। हमारे एकमात्र पल्लीवाल समाज के जो कि कोई चेयरमैन बना है, हो सकता है मेरे को ध्यान नहीं है, अगर बने हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कोई भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर
निगम के कोई चेयरमैन बनने का मिला है, तो हमारे अरविंद भाई को सौभाग्य मिला है हिंडौन सिटी का नगर निगम कांग्रेस से। अब हमारे यहाँ पे कांग्रेस एक बीजेपी सब अपना होना चाहिए, सब अपने राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ने चाहिए। तो क्या कैसे आपका राजनीति में आना कैसे हुआ अरविंद भैया? सर, एक सबसे खेडली से भी है हमारे चेयरमैन। जी जी हाँ, कैसे आना हुआ राजनीति में आपका सर? राजनीति में जो मेरा आना हुआ, मेरे दोस्तों ने मुझे प्रेरित किया, और जो समाज के लोग थे उन्होंने प्रेरित किया, क्योंकि हिंडौन में जैनों की कुल आबादी है 3,000 के लगभग, और अच्छा हमारे केवल 1500 वोट हैं। 1 लाख वोट हैं टोटल पूरी आबादी के, उसमें से केवल 1500 वोट जैन समाज के हैं। और मेरी जो राजनीति की जो जीत का मुख्य जो श्रेय है वो पूरा पल्लीवाल जैन समाज को जाता है। क्या बात है, हिंडौन देखो के ये अंदर इसको जब यूनिटी होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हिंडौन के अंदर एक ऐसा माहौल बना था सन 2015 में अगस्त में चुनावों में, कि कम से कम हम लोगों ने, जबकि हमारे कुल 1500 वोट होने के बावजूद भी 45 वार्डों में से 10 पार्षद वो जीते जिनसे ये समाज ने तय कर लिया था कि आपको वोट जीतने के बाद अरविंद जैन को देना है। अच्छा, पहले से ही ये घेराबंदी कर ली ये थी। बिल्कुल ये एक समाज की एकता थी। पार्टी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, पार्टी अपनी जगह है, बाकी सबसे बड़ा जो रोल रहा मेरी जीत का वो पल्लीवाल जैन समाज रहा, हिंडौन का जैन समाज रहा। उसने अपनी पूरी जी जान मेरे चुनाव में लगा दी थी। और इसी के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति हमारे बहुत सारे हेलो लोग हैं, हेलो, अलग अलग आपकी आवाज महत्वपूर्ण नहीं पदों पे हैं। जी जी। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर। बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे हैं हमारे यहाँ के, बहुत, अब सभी जगह के जैन समाज के लोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण पदों पे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी विसंगति है कि राजनीति में हमारा संरक्षण नहीं है। आज मैं भी जब राजनीति के एक छोटे से सबसे छोटे पायदान पे मैं आया था चुन के, तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि वास्तव में आज भी हमारा कोई संरक्षक राजनीति के अंदर पल्लीवाल जैन समाज का कोई भी संरक्षण ऐसा नहीं है जो हमें राजनीति में दे सके। तो मेरा तो इस आपके माध्यम से यही कहना है कि पूरा समाज जहां जहां भी मेरी वीडियो जा रही है। राजस्थान पल्लीवाल जैन समाज मैं सारे व्यूअर को बताना चाह हेलो अपने जी 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 बोलिए सर। वो वो एकजुट होकर जहां भी जैन का बच्चा खड़ा हो, उसको चाहे किसी भी दल से खड़ा हो, चाहे बीजेपी से, कांग्रेस से, निर्दलीय, लेकिन हमको जैन के रूप में उसे राजनीति में आगे प्रेरित करने की मंशा होनी चाहिए। क्या ऐसी आपने ऐसी आपने आपके नगर अपने प्लेटफॉर्म चेयरमैन रहते हुए आपने क्या हिंडौन के लिए क्या क्या कार्य की जो कि एक मील का पत्थर साबित होंगे आने वाले टाइम में? ऐसा सर, जब मैंने हिंडौन में चेयरमैनशिप का पद स्वीकार किया था, उस समय भारत के 500 शहरों की रैंकिंग में हिंडौन शहर 467वें स्थान पे था, गंदे शहरों। और मैंने मेरे 5 साल के कार्यकाल में 204 रैंक की सुधार लाया उसमें। क्या बात है, सफाई और में मैंने या किस चीज में? सफाई में, अच्छा सफाई के अंदर, उसके अलावा मैंने इंदौर में 11 सर्किल बनाए, 24 छोटे बड़े गार्डन तैयार करवाए। सबसे प्रमुख उसमें अहिंसा सर्किल, जैन मंदिर जो है उसके मेन रोड पे हमने अहिंसा सर्किल के रूप में, एक जैनों का पता चले कि इंदौर में जैनों का वर्चस्व है, तो जी। मैंने अहिंसा सर्किल के नाम से एक शहर के मुख्य चौराहे पर अहिंसा सर्किल की स्तंभ लगवाया। दूसरे ऐसे अनोखे काम हैं जो शहर की प्रगति में है। जितने भी जैन मंदिर थे, जितने भी जैन स्थानक थे, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर मैंने सीसी रोड नई, बिल्कुल सीसी रोड नहीं बनवाई हो, स्पेशली छाट के। अच्छा जी। तो मेरा मेरा तो सभी से आग्रह ये है कि हम जैनों में राजनीति की बहुत कमी है। मैं सबसे छोटा पद जिसे अपन कह सकते हैं, मेरा जो पद है वो राजनीति शुरुआत का सबसे छोटा पद है, लेकिन यहाँ से कड़ी प्रारंभ होती है। सर हम और तो चाहते हैं, अभी आप चेयरमैन से अभी रिटायर हुए हैं, आप अभी एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री बने। तो आप, हम तो पल्लीवाल समाज नहीं, पूरा हम साथ में है कि राजनीति के क्षेत्र में हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा बच्चा अब जाए आगे, और फिर हमारे को हमको बड़ा गर्व होगा और हमको कुछ न कुछ मिलेगा ही। आप मुख्यमंत्री जी काफी करीब है, उसका फायदा मिलता है आपको। आप हमारे अशोक गहलोत, हमारे हाँ, यशस्वी मंत्री बिल, मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं आप, इसका फायदा मिलता होगा जरूर बिल्कुल आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलता है। अभी इस पैनाडेमिक के दौरान ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का श्रम का मेरे पास 2 बार फोन आया
और उन्होंने हिंडौन क्षेत्र की सारी जानकारी मुझसे संकलित की। हालांकि इस पेनाडेमिक में हमारे हिंडौन में करीब 8 समाज के लोग, हाँ, समाज की बहुत क्षति हुई है हिंडौन सिटी में सर। हिंडौन सिटी में 8 लोगों की क्षति हुई है, जो एक बहुत बड़ी क्षति है। बाकी की जैन समाज का अपने आप में एक नाम है मानव सेवा के रूप में, और हिंडौन में जैन समाज इसको बहुत अच्छे से अभी कर भी रहा है। अभी कोई कांग्रेस के अंदर कोई संगठन में या किसी दूसरे राजनीतिक पद पे आप जाने वाले हैं, ऐसा मुझे सीएम हाउस से मालूम चला था। ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं। भगवान महावीर का और समाज का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई मुझे पद प्राप्त होगा, क्या आप बात सब है लोगों सर। का आशीर्वाद से। बिल्कुल भाभी, बहुत बहुत शुभकामनाएं अरविंद जी, बहुत बहुत आप बने रहिए हमारे साथ में। हम एक बार वापस आपके पास लौट करके आते हैं। आइए हम अगले अगले शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते हैं। भारत जी का भी फोन आया था, वो अभी आने वाले हैं, थोड़ी देर में हमको ज्वाइन करेंगे। उससे पहले आइए महावीर प्रसाद जी से हम चर्चा करते हैं। महावीर प्रसाद जी साहब, महावीर प्रसाद जी महुआ से। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। आज महुआ बिल्कुल सेंट्रल में है। हमारे पल्लीवाल जितने भी चारों तरफ पल्लीवाल लोग हैं, महुआ सबसे सेंट्रल ऑफ, बिल्कुल पॉइंट, केंद्र केंद्र बिंदु है। कहीं भी किसी को जाना हो तो महुआ होकर के ही वो जाना होता है। जैसे मैंने पिछली बार चालू किया था, अरविंद जी इसको, फोन आ रहा मेरे पास, 2 फोन आ रहे अरविंद जी बंद कर लीजिए। महुआ जैसे पिछली बार अपन ने चालू किया था कि अपने सीरस तीर्थ का हमने लिया था कि हमारे जो पल्ली वालों की प्रॉपर्टी है, हमारे जो पल्ली वालों की चीजें हैं, उन सब का हमें पल्ली वाल पूरे संसार के, पूरे हिंदुस्तान के पल्ली वालों को पता पड़े कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं। ऐसे ही अभी महुआ के अंदर हमारे महावीर प्रसाद जी के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा एक भव्य भव्य मंदिर, धर्मशाला, ये सब का निर्माण वहां पर हुआ है। हमारे इस उम्र में भी हमारे ऐसे रत्न है जो कि हमारे समाज के लिए, धर्म के लिए लगे हुए हैं सब। महावीर प्रसाद जी साहब बताइए, अपने क्या क्या वहां पर गतिविधियां अभी चल रही हैं। जहां अपने, मैं एक दिन रात को गया था वहां पर, महाराज जी का विहार करा रहा था मेरे 6-7 साध्वी जी का। तो महावीर जी से मैंने सेवा मांगी, महावीर जी बोले कि तू चिंता मत कर, छोड़ दे, महुआ से 30 किलोमीटर इधर और महुआ से 30 किलोमीटर उधर, तू मुझ पर छोड़ दे, कुछ तेरे को करना नहीं। मैं आपको बताते बड़ा हर्षित हूँ कि इधर 30 उधर 50 किलोमीटर महाराज जी को उन्होंने विहार कराया। महावीर प्रसाद जी बताइए सब क्या क्या वहां पर आप अपने, वहां पर क्या क्या बनाया है, वहां पे जो अपना स्थान है वहां पर क्या क्या आपने बनाया हुआ है। मैं थोड़ी सी शुरू से चर्चा करूं। अब जी। जो हमारे संघ का गठन हुआ है, ये 0 से शुरू हुआ है। नहीं तो हमारे पास कोई बैलेंस था, नहीं हमारे पास 1 गज जमीन थी। अच्छा। आज हमने 2 टुकड़ों में जमीन खरीदी। एक 500 वर्ग गज का प्लॉट है, एक 1200 वर्ग गज का प्लॉट है। अच्छा, 1700 वर्ग जमीन अपने पास। हाँ, 500 वर्ग गज में 35 बाई 45 में तो भव्य मंदिर है, और 50 बाई 50 में उपाश्रय। मंदिर कितना? 2 मंजिल का कंप्लीट उपाश्रय है। उसके ऊपर तीसरी मंजिल पर 2 कमरे, लेटरिन बाथरूम अटैच। उसके अलावा 50 बाई 50 के 2 हॉल धर्मशाला में, ऊपर नीचे 2 हॉल हैं, 3 कमरे हैं 20 बाई 15 के जी, और 2 कमरे हैं 10 बाई 10 के। अच्छा। 30 बाई 60 में भोजनशाला है। भोजनशाला भी है सर वहाँ? हाँ, भोजनशाला शुरू कर दी गई थी, लेकिन निःशुल्क। लेकिन कुछ ये कोरोना के कारण से अब इस टाइम पे बंद कर रखी है। कब चालू किया अपन, जमीन कब ली अपन ने? क्या जमीन हमने हाँ। 500 वर्ग तो ली 2006 में। अच्छा। और 2000 गज उसमें 11 में ली थी 1200 वर्ग गज। जी। ये 2 टुकड़ों में ली गई थी। तो मंदिर पैसे नील बैलेंस से काम किया। तो और इसमें महाराज साहब प्रियदर्शना सुदर्शना श्री जी का हमारे ऊपर, उनकी प्रेरणा से हमारे काम, हमने आज तक कभी भी कोई बैलेंस नहीं लगाया भाई कि इसमें कितना पैसा लगेगा, और हमने काम शुरू कर दिया। मतलब टोटल अपने तो पास हमको आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतनी बड़ी पल्ली वाले, कौन से भगवान का मंदिर है साहब वहाँ पे? कौन से भगवान विराजित है वहाँ पे? हमारे यहाँ मूल नायक सुमतिनाथ भगवान है, आजू जी बाजू में आदिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान है। जी। और बाहर को छत्रिया है, एक गौतम स्वामी के, एक गुरुदेव की है, राजेंद्र की। अरे वाह। और जो गोखले हैं उनमें नाकोड़ा भैरू है, सरस्वती माता है, पद्मावती माता है,
और जैन सेन गुरुदेव का आला होगा वो है। हाँ आला। क्या? देखिए, कभी आप कहीं जाओ, रास्ते में भोजन का टाइम हो रहा हो, शाम का टाइम हो रहा हो, आपको भोजन चाहिए सात्विक, तो आप महावीर प्रसाद जी को निसंकोच फोन करें। भोजनशाला के अंदर स्वादिष्ट गर्मा गर्म वहां पर अपने को भोजन मिलेगा, सात्विक भोजन मिलेगा। रात्रि में रुकना है हमको, कहीं से हम जा रहे हैं, रात्रि हो गई है, महुआ एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, एकदम सेंटर पॉइंट है, कहीं जाना हो हमको तो महुआ होकर के ही आना जाना होता है। 8 कमरे बाबूजी, वहाँ पे 8 कमरे हैं ना? नहीं 14 कमरे हैं, वो 15 14? कमरे हैं, 10 कमरे तो उपासरे में, 5 अच्छा, कमरे धर्मशाला में। अच्छा, और हॉल है बड़ा हाँ सारा? 15। हाँ बिल्कुल, उसमें सब कंप्लीट, पलंग वगैरह बिस्तर वगैरह सबका इंतजाम है। एसी एसी लेटरिन बाथरूम अटैच है। एसी का प्रावधान है आगे? नहीं एसी अभी तो लगी हुई नहीं है देखो। अच्छा, एसी हाँ लगा दे। का आज का एसी की जरूरत होती है। अभी एसी नहीं लगी हुई है। नहीं, कोई बहुत बढ़िया, मतलब इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी पल्लीवाल समाज में। जैसे पहले हमने सिरस के बारे में सुना, वहाँ कितने कमरे, कितना भव्य मंदिर था, ऐसे ही महुआ में हमने देखा। आगे क्या प्लान है बाबूजी की? आगे कहाँ क्या करना है? वहाँ पे आगे प्लानिंग कर रखी थी कुछ ना कुछ आपने अवश्य? नहीं फ्लाइंग तो अभी हमारी जो अगली है, अभी तो भोजनशाला ही शुरू कर रखी है। जो आप जाते हो निःशुल्क में, कर्मचारियों का खर्चा, भोजन का खर्चा, तो अभी यहाँ छोटा संघ तो है ही है। हम कितने लोग हैं महुआ में? 40 घर है कुल्ली। 40 में रहे? हाँ पैसे तो 60 घर है, लेकिन अलग अलग आमनाओं में बटे हुए हैं, तो जी, इसलिए 40 घर हैं हमसे ठीक है, जुड़े हुए। क्या बात है। हाँ और उसके बहुत बाद में औषधालय का, ये भोजनशाला का जब हो जाएगा उसके बाद में हमारा औषधालय का प्लान है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे ये प्रोग्राम है, आप देखिए कभी भी जाइए। और महावीर प्रसाद जी के बारे में बताऊं, कभी भी मुझे कोई, क्योंकि धर्म के थोड़े से साधु साधु के संपर्क में मैं रहता हूँ, कभी हमारा उधर बिहार किसी भी साधु साधु का होता है, तो हमारे बाबूजी इतनी सेवा करते हैं इस उम्र में भी। तो मैं बहुत आपका प्रशंसकों में से एक हूँ कि जब भी मैं फोन करता हूँ, आप सीधा बोलते हो मेरे को कि भाई अपने चिंता मत कर, ये काम हो जाएगा, तो चिंता मत कर, वो काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर बाबू। एक बात और बताता हूँ महेश जी, जी 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 जी। हमारे यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी संघ का साधु साध भी आए और क्या वो बात है, मैं तो बोलना भूल भूखे गया बात। उपासने हाँ, में, तो उसको जो हमसे जितनी सेवा हो पाती है वो हम देते हैं। जो भी साधु साध भी एक बार महुआ आया है, उससे मेरा पर्सनल परिचय है। वो इतने प्रभावित हैं कि उनको मेरे मतलब पूरे वो है उनके पास में। कहने कभी का भी तात्पर्य, कहीं सभी पे भी व्यूअर ध्यान रखें, हमारे कोई भी दिगंबर आमना का साधु हो, स्थानक आमना हाँ का साधु हो, कोई मंदिर कोई भी आमना आए। का साधु हो, कोई भी, या अपने सनातन भी साधु हो, क्यों हाँ सना, तो उनके अगर रुकने की जगह चाहिए बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, तो महुआ वहां पे रुकने का बढ़िया 14-15 कमरे की विशाल धर्मशाला, मंदिर हाँ और भोजनशाला, सब कुछ एक जगह ही वहां पर उपलब्ध है। महावीर प्रसाद जी का नंबर अभी चैट बॉक्स में डाल रहे हैं हम लोग यहाँ से। आप सभी महावीर जी का नंबर नोट कर सकते हैं, कभी भी काम पड़ेगा। और ऐसे ही अरविंद जी का नंबर भी चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। हिंडौन सिटी में भी कभी कोई काम पड़े तो आप वहाँ पे इन लोगों, और सुमत प्रकाश जी का भी नंबर डाल रहा हूँ मैं इंदौर से, कि वहां भी कभी काम पड़े तो आप इंदौर भी बात कर सकते हैं। आइए आज हमारे अगले युवा साथी की ओर चलते हैं, जिसने इसरो के अंदर जाकर के हमारा नाम रोशन किया है। आदर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदर्श जी, नमस्ते, जय जिनेन्द्र एंड गुड इवनिंग टू सभी को। सबसे बहुत पहले बहुत मैं लेफ्टिनेंट गौतम को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत 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 थैंक खुद यू महेश अंकल फॉर इनवाइटिंग मी। आदर्श, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताइए थोड़ा। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आगरा में हुआ था। मेरा इनिशियल स्कूलिंग भी मेरी आगरा से हुई है, उत्तर प्रदेश। मेरी मदर एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो हम लोग यहाँ अलवर में शिफ्ट हो गए। मेरे फादर रिटायर्ड हैं। देन मेरी इंजीनियरिंग एंड ऑल इंजीनियरिंग मैंने अलवर से ही की है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया। क्या बात एंड है। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर है, वो मैरिड है, वो ब्रांच मेरा बेटा मैनेजर है। मेरा बेटा आदर्श आपको देख के हंस रहा है, आज उसका बर्थडे है, उसके बाद ही ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मैं उसको बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ बन। ओके। जी प्लीज और कंटिन्यू। मेरा ब्रदर इन लॉ इज मैनेजर है अपोलो टायर्स में। मेरी वाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मेरा एक 8 मंथ्स का बच्चा है। बेटा है, क्या बात है। हाँ तो आप प्रॉपर बहुत बहुत आगरा से आकर के यहाँ पर आप अलवर में शिफ्ट हुए, अलवर के बाद में अहमदाबाद आप आ गए?
हाँ हाँ, मेरे पेरेंट्स अभी अलवर में ही सेटल हैं और मैं अहमदाबाद में मेरी पोस्टिंग है तो इसरो इस में। फील्ड में जाने का दिस इज कैसे आपने सोचा? क्या शुरू से ही आपका इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर झुकाव था आपका, या कैसे क्या चीज़ आपने मन में थी कि आपको, या टारगेट था कि मुझे इसरो में जाना है? क्या चीज़ का आपको, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? हाँ, मतलब कुछ ना कुछ मुझे अपना जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की कोर फील्ड में जाना था, जहाँ रियली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कुछ काम होता हो। तो जी, अब उस टाइम हमारे टाइम में मेरी सॉफ्टवेयर कंपनीज आती थी कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो सब लोग सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे थे। तो मैंने भी ट्राई किया और मेरा 7th सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर में प्लेसमेंट हो गया था। बट अंदर ही अंदर मुझे फील होता था कि मुझे मतलब आई वॉज नॉट हैप्पी, मतलब मुझे थोड़ा खुशी नहीं होती थी कि मुझे अपना कोर फील्ड में ही जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो अच्छा, मुझे ये पता लगा तब मेरे फ्रेंड्स वगैरह से कि इसरो, डीआरडीओ, ये सब इतने प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ हमारी कोर फील्ड से रिलेटेड काम होता है। तो मैंने इनके एग्जाम्स दिए, रिटिन एग्जाम दिया मैंने इसरो का, तो वो क्वालिफाई किया अपने 8th सेमेस्टर में ही। देन उसका इंटरव्यू होता है, वो भी मेरा पूरा क्लियर हुआ। देन इमीडिएटली आफ्टर, मतलब पास आउट होने के बाद ही मुझे पोस्टिंग मिल गया इसरो में। तो एंड मेरा जो कोर फील्ड था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, तो उसी से रिलेटेड मेरा सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज में क्या बात मुझे है। इसरो में मैं अभी काम करता हूँ, और वो इसरो मेरी तो फील्ड से ही आज रिलेटेड हमारे है। देश की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी और सबसे ईमानदार संस्थाओं में से है, जिसने हमारे देश का इतना बड़ा नाम रोशन कर रखा है। हाँ, आज आज ये इसरो ने इतने अचीवमेंट किए हैं कि ये टॉप वर्ल्ड की टॉप 5 स्पेस एजेंसी में से एक है। जब हम मतलब अगर 10 साल पहले की बात करें तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जी, उसको सब लोग जी, जानते थे। बट जी। इसरो का इतना पब्लिसिटी और ये नहीं था, मतलब हम लोगों का जो होता है ओरिएंटेशन, मतलब वर्क ओरिएंटेड होता है, हम तो मैं पारस पब्लिसिटी में लगा इतना था, नहीं करते। बट अभी काफी इसरो के विवेक अच्छे पारस में। अचीवमेंट है, तो इंडिया में भी सब लोग अवेयर हैं कि इसरो जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, ऐसे इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है। तो मतलब सब लोग पूरे प्रॉपर अवेयरनेस है, और जो तो इसरो में काम होता है दैट इज वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं अच्छा, इसरो में। तो आप क्या, कौन सा डिपार्टमेंट, क्या आप मतलब, अगर प्रोटोकॉल ना हो तो आप हमें बताएं कि हाँ हाँ, किसके जनरल में। इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ। तो जी, अब मैं जी, जैसे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है, जैसे लाइट पार्टिकल्स को यूज करके कुछ हम टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। और जी, रिसेंटली अगर आप लोगों ने एक हमारा जो एक हम मेरी टीम का डेवलपमेंट था, मैंने उसको लीड किया था। एक मार्च में अभी पूरा पेपर में उसे सारे न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुआ था। हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो लाइट पार्टिकल्स यूज करके आप सीक्रेटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे इस अभी हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको कोई थर्ड पार्टी जो मतलब तीसरा बंदा जो उसको हैक करना चाहेगा, या वो उसको हैक नहीं कर सकता, वो कोई अच्छा, भी थर्ड पर्सन उसको सुन नहीं सकता। जो अच्छा, अनवांटेड, मतलब चाहता नहीं है, मतलब जिसको, कोई भी जो जी, साइबर अटैक्स होते हैं या फिर इस टाइप के अनवांटेड होते हैं, वो कोई उसको हैक नहीं कर सकता। इस टाइप की टेक्नोलॉजी अभी हमने रिसेंटली डेवलप की है, और वो सारे पेपर्स में ऑल ओवर इंडिया सब में रिपोर्ट हुई थी, हिंदी इंग्लिश सारे न्यूज़पेपर्स में। तो वो जी, प्रकाश, मतलब हिंदी में बोले तो प्रकाश के कणों को यूज करके हम ऐसे सीक्रेट कम्युनिकेशन करेंगे, जिससे कि कोई जैसे हमारे दुश्मन है या एनिमी, जो हमारी बहुत रिक्वायरमेंट है इस कंट्री को, जैसे डिफेंस से रिलेटेड कोई भी आपस में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम फ्यूचर में इस टाइप की पूरी हैक प्रूफ हम आपस में बात कर सकते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही यूजफुल होगी वो तो फ्यूचर में। ये तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई, प्रकाश की कणों के साथ में हाँ, बात करना। मतलब ये के को आइडिया ही यूज बड़ा, करके। आइडिया ही अपने हम लोग तो सोच भी नहीं पाते, आप लोग करते हैं। तो कितनी बड़ी इसरो में संगठन मतलब ये जी, इसरो में इतनी लिबर्टी है कि आप अपना कुछ भी इनोवेटिव सोचिए और उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। सब लोग अच्छा, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इसरो में इट इज वेरी ओपन। आप लोग बल्कि सब लोग इसको आपको वो करेंगे, प्रोत्साहित करते हैं सारे इसरो के सीनियर्स की आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव करिए, और नई नई टेक्नोलॉजीज पे आप लेके आइए जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हैं। और इस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, आप कोई भी कंट्री आपसे डिस्कस नहीं करती, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियली होती हैं। तो आपको ही अपने लेवल पे ये सब कुछ डेवलप करना पड़ता है। तो ये काफी यही रिसेंटली अभी सारी हम इस चीजें फील्ड में हैं जो काम कर जनरल रहे हैं। चीजें तो हमको पता रहती भी नहीं है, जो आप लोग बता भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल होता होगा अवश्य, जो आप पूरी चीजें हाँ, बताएंगे नहीं, बट नहीं ये बत, न्यूज़पेपर में रिपोर्टेड थी, इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर जी, की। जी, जी। इसरो में जाने के लिए क्या करना है? मतलब कैसे जा सकते हैं? मतलब जो हमारे बच्चे हैं उनको आप क्या, मतलब जो जाना चाहें उनको क्या बोलना चाहेंगे आप?
तो अभी इसमें इसरो के लिए, और मतलब आप 12th लेवल पे एक जेई का एग्जाम देके, एक इसरो ने अपना इंस्टीट्यूट भी खोला है, दैट इज कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो त्रिवेंद्रम में है। तो डायरेक्टली 12th के बाद आप जेई का फाइट करके आप उसकी रैंकिंग के बेसिस पे भी आप वहाँ उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। और वहां से आप एक पर्टिकुलर सक्सेसफुल कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली इसरो में विदाउट एनी इंटरव्यू एग्जाम के डायरेक्टली इसरो में जॉब मिलती है। और सेकंड ऑप्शन है आफ्टर इंजीनियरिंग, आप इसरो का जो एग्जाम्स हैं वो फाइट करिए, रिटेन एग्जाम्स हैं, और उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद डायरेक्टली आप इसरो में क्वालिफाई करके इसरो ज्वाइन कर सकते तो हैं। आप हमारे चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं कि ये कैसे होगा, कौन सा एग्जाम होता है, कब होता है, या आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, तो मैं भी। जरूर जरूर, श्योर श्योर। जी 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 जी, Sure. बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी कि आपसे बात करी हमने। और अभी पारस जी का फोन आया, वो शायद थोड़ी देर में हमको ज्वाइन कर सकते हैं। पारस जी नहीं आ रहे हैं। हेलो हाँ हेलो यस सर। हेलो, मैं आगरा से अविनाश जैन बोल रहा था। सर सर जो सर मैं बोलिए। आदर्श जैन के ताऊजी हूँ। जी पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत ही आभार है कि आपने थैंक इतना यू बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं थैंक यू बहुत सर। खुश हूँ उसे देख करके। जी 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 जी। और सर मैं आदर्श जैन जो है मेरा भतीजा है। सर और हमको भी गर्व है, मैं, जितना आपको गर्व है उतना हमको गर्व है हाँ सर। नहीं, मैं कभी बताऊंगा। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। विवेक जैन के भी मैं ताऊजी हूँ। जी 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 जी। उन्होंने मुझको इन्फॉर्म किया, तो मैं, और आदर्श जैन ने भी मुझे इन्फॉर्म किया, इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ। सर आपका सर बहुत मैं बहुत आभार, थोड़ा सा, जी जी, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। मैं एक जरूरी ओके, सूचना भी आज इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूँ सभी व्यूअर्स को। अभी हाँ गंगापुर बताइए। से, हाँ, गंगापुर सिटी में हमारे एक धार्मिक है राजकुमार जी, वो अभी कैंसर पीड़ित हैं। और उनका मैसेज मेरे पास भी आया। गंगापुर सिटी में भी काफ़ी काम हो रहा है। हमारे सुधीर जी बिगाड़ी से भी फ़ोन आया था, वो लोग भी उनके लिए काफ़ी कर रहे हैं। उनको कैंसर है और 7 तारीख को उनका ऑपरेशन भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में होने वाला है। 3 लोगों का परिवार है वो, और उनके पास कुछ भी मतलब में कहना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है, जैसा कि उनका मैसेज आया था। और मेरी अरविंद जी जो गंगापुर के अध्यक्ष है संघ के, उनसे भी मेरी बात हुई थी। अगर अरविंद जी हैं यहाँ पे, अरविंद जी हैं यहाँ पे, अगर अरविंद जी सुन रहे हो तो अरविंद जी से हाँ बात भी बिल्कुल हुई थी। भाई साहब, बताएं। हाँ अरविंद नहीं, जी गंगापुर वाले बताएं भाई अरविंद जी, साहब। गंगापुर वाले अरविंद जी, अच्छा गंगापुर वाले अच्छा अरविंद अच्छा जी। अच्छा। तो वो, उनको पैसे की, फंड की मदद की जरूरत है। आप उनका एक नंबर यहाँ पर हम लोग अकाउंट नंबर डाल रहे हैं। मैं पल्लीवाल महासभा से, पल्लीवाल महासंघ से भी निवेदन करूंगा कि उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर के उनकी जितनी अपन मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें। जयपुर से मेरा संघ, हम लोग 11,000 रुपये यहाँ से भेज रहे हैं। मेरी एक मेरे मित्र हैं, वो 5,000 रुपये यहाँ से भेज रहे हैं। और भी हमारे सुधीर जी से बात हुई, धीरज अपने बिवाड़ी से, वो 50,000 रुपये करके भेज रहे हैं। गंगापुर से 70,000 रुपये उन्होंने शायद ऐसा किया है। तो सभी से निवेदन है कि वो उनकी जितनी मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें। आज मैं, बड़ी खुशी है मेरे को कि आज टॉक शो पर मेरे 100 फिगर हो गए, 100, और 100 से ऊपर जा नहीं सकता। और इसलिए मेरे को अगली बार नया सब्सक्राइब लेकर के इसको चालू करना पड़ेगा। 500 की लिमिट मैं यहाँ पर करूंगा। तो मेरे को लगता है कि आप सब लोगों को जो प्यार मेरे को मिल रहा है। और एक निवेदन और भी आपसे मेरे को है कि कोई भी फील्ड में कोई भी काम, अच्छे काम कर रहा हो, वो आप मुझे अवश्य बताएं। सुमत प्रकाश जी साहब, आदरणीय सुमत प्रकाश जी, सुन रहे हैं साहब? सुमत जी, सुमत प्रकाश जी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सर, जी हाँ सर। जी 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 साहब, आज के दिन, आज इस मंच से हमारे पल्लीवाल समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? किस प्रकार का और कैसे, क्या संदेश देना, जो भी आपकी एक भावनाएं हो समाज के प्रति, वो जरूर शेयर करें आप सर। 2 चीजें मैं बोलना चाहूंगा अपने सब समाज के सदस्य को। एक तो जैसा बताया कि हम संगठित होकर ही, क्योंकि आज संख्या का जमाना है, हम जी संगठित होकर ही अपनी जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं समाज की, वो हम कर सकते हैं। एक दूसरे की सहायता करना तो लाजमी है। दूसरा, हमें अपने आस पड़ोस में के घर में यदि कोई भी अनैतिक कार्य कर रहा हो जिससे कि हमारे देश को नुकसान हो सकता है, ये भारतवर्ष बहुत ही प्राचीन देश है और इस देश की संस्कृति और संस्कार में हम जिए हैं। तो मेरी यही सबसे दरखास्त होगी कि मेरे घर के आसपास यदि कोई अनैतिक कार्य हो रहा है
तो उसकी सूचना पास के ही प्रशासन में हम अवश्य दें, और ढंग से देंगे तो उस पर जरूर कार्यवाही होगी। क्योंकि हम बाहर तो हमारे जवान जो हैं हमारे देश को सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर जो हो रहा है उसमें हम ही सहयोग दिया जा सकता है। सही बात है। अभी भी चैट बॉक्स में मैसेज आया है कि हिंडौन नवयुवक संघ ने 31,000 रुपया उस परिवार को मदद देने की पेशकश करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस मन से किसी एक व्यक्ति का फायदा होता है तो बहुत सुंदर बात है। हमारे को बहुत अच्छा सा मैसेज दिया हमारे आदरणीय सुमत जी ने। अरविंद जी, आप नंबर डलवा दीजिएगा। देखिए जो कुछ भी हमसे भी सहायता हो सकेगी हम भी जी जी भेज जी, देंगे। अवश्य कृपया अवश्य। नंबर डलवा दीजिए। अरविंद जी, हिंडौन। और आपको आज के दिन जो आपने शतक लगाया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू। आपका कार्यक्रम इसी प्रकार से बहुत अच्छा हो रहा है। मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। थैंक यू सर। अरविंद जी, अरविंद जी, अरविंद जी भाई साहब, हिंडौन, अरविंद जी हिंडौन, महावीर प्रसाद जी साहब, महावीर प्रसाद जी, हाँ, क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी महुआ और वहाँ पे जो बन रहा है नया तीर्थ, आप समाज को क्या कहना चाहते हैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साहब? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पल्लीवाल समाज एक छोटी समाज है। सब आमनाओं का भेद भूल करके एक दूसरे का सहयोग करें, और कोई भी जरूरत पड़े तो ये नहीं देखें कि भाई ये कौन से का है। सही सभी बात है। साधु साध्वी सभी समाज के बंधुओं का सहयोग करें। हमने यहाँ पर अपने साथ धर्मी भाइयों के लिए 2,000 रुपये मतलब सामान की एक योजना चला रखी है, और बिगर साथ धर्मी के लिए 1,000 रुपये। इसको क्या बात है। में जो गरीब है, समाज में वंचित है, उसके लिए हमने ये योजना बहुत बढ़िया। चला रखी है। हमारा पल्लीवाल समाज इतना अच्छा है कि हमारे इसमें दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानक सब लोग इसमें शामिल हैं, और सभी के अपने अपने क्षेत्र आपस में संबंध होते हैं, आपस में व्यवहार होते हैं, एक दूसरे के मंदिर जाते हैं, एक दूसरे के धर्म के क्षेत्र में। इतना बढ़िया हमारा मतलब मैं गौरवान्वित हूँ कि एक पल्लीवाल समाज से हम बिलोंग रखते हैं। हमारे बाबूजी, हमारे सब लोगों का आशीर्वाद। आदर्श भाई, क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप आज हम सभी को या युवा लोगों को? हाँ सर, या मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक दो चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा। जो जी। स्टूडेंट जी, जो स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स और 3 हॉस्पिटल है उसके होटल के सामने। अरविंद जी, अगर अरविंद कुछ जी, लोग म्यूट कर दें अपना जो अरविंद जी बेहतर म्यूट कर रहेगा। दीजिए। अरविंद जी एक मिनट में, हाँ बोलिए। मानस है, मैंने 2 महीने पहले किसी से कहा यार, अरविंद जी, आदर्श भाई, अरविंद जी को सुन लेते हैं एक बार अपन। अरविंद जी, ओके, हाँ भाई साहब, क्या समाज के नाम आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज अब इस प्लेटफॉर्म से आप जो जी मैं तो ये कहना चाहूँगा महेश भाई साहब कि आपने जो मुहिम चालू करी है लोगों को क्रिएटिव तरीके से जोड़ने की, जी तो इसमें समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ेंगे, और निश्चित तौर पे हम सब लोगों का एक नैतिक दायित्व बनेगा कि जैसे अभी आपने कहा था कि कोई कैंसर पीड़ित हैं तो उनकी मदद की आवश्यकता है, तो मैं जी भी इसकी खोज, अपन लोग इस तरह के एक सोशल ग्रुप बन सकता है 200, 500, 1000 लोगों का, जो जी बड़े से बड़े समाज में आवश्यकता को पूर्ति हम लोग इमीडिएट कर सकते हैं। सही साथ बात है सर। ही मुझे आपने राजनीति के हिसाब से जोड़ा, जी तो मैं राजनीति के हिसाब से ये कहना चाहता हूं कि जैन समाज को एकजुटता का दिखाकर जहां जहां अपने लोगों को हम इलेक्शन में जिता सकते हैं, अपने लोगों पारस को जी, प्रमोट कर सकते हैं, वहां वहां अपने लोगों को प्रमोट करना चाहिए। पारस जी आ गए शायद हमारे। पारस जी, पारस जी, एडिशनल एसपी कोटा रूरल। पारस जी सुन पा रहे हैं? पारस जी, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। पारस जी का फोन आया। हाँ आदर्श भाई, पूरा कंप्लीट करिए अपना। ओके, तो मैं जो मेरे कुछ एक्सपीरियंस हैं और जो मेरी लर्निंग है वो मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो IISc बेंगलोर से, वहाँ से भी मैंने मास्टर्स किया हुआ है। तो जी मैंने कुछ चीज़ें जो सीखी हैं जो हमें बहुत काम आती है, जो स्टूडेंट और यंगर जनरेशन के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि हमें अपने फंडामेंटल्स और जो बेसिक्स हैं उस पर हमें काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि जी ये चीज़ें हमारे आगे हायर एजुकेशन में एज वेल एज जॉब में काफ़ी काम आती हैं। तो हमें केवल जॉब की तो ध्यान में रखते हुए ऐसे फोकस नहीं करना है मार्क्स के लिए, हमें कि उसका हमें इस टाइप से आगे बढ़ना है कि हम किस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएं, उसको वैल्यू बहुत बड़ी एडिशन बात कर है। पाएं। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, सही, राइट? यस सर।
मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। यस, कंटिन्यू हाँ, करें सर। क्योंकि आगे जब फ्यूचर में हम जो अपनी जॉब भी करेंगे, हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो हमारे बहुत फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं वहाँ पर। जी जी और हमें अपना इस फील्ड में हमें कुछ ना कुछ ऐसे वैल्यू एडिशन जस्ट फॉर द मनी के लिए नहीं, हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है उस फील्ड को जहां भी हम जाते हैं, कि जिससे उसका वैल्यू एडिशन हो और उस जी फील्ड में कुछ एक इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट हो। और हमें अपने फेलियर से घबराना नहीं है, हम उससे लर्न करना है, और जो क्या सक्सेस बात अगर हमें मिलती है उसको जल्दी से भूल जाना है और आगे बढ़ना है। तो कुछ क्या चीजें बात जैसे कुछ नया, और हमें कुछ ना कुछ, ये जनरल सबके लिए कुछ ना कुछ हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, नई चीजों के बारे में सीखना है। और टेक्नोलॉजी जो आज है, जैसे आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, दैट इज अ टेक्नोलॉजी ओनली। टेक्नोलॉजी, इस राइट पैंडेमिक ने हमें इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज को हमें यूज कर रहे हैं हम, तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ, हमें हर फील्ड में अपनी, चाहे एजुकेशन हो चाहे बिजनेस में, हमें ये ट्राई करना है हम कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज करके कैसे इंप्रूव करें उस पारस बिजनेस में को। आ रहा है ना पारस। और कुछ जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे कि महेश अंकल भी पूरा सोशली हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, बिकॉज जैसे पारस में जो कॉर्पोरेट लिखा हुआ आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऐसे ही हमारी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जितना हमें हो सकता है हमें उस फील्ड में अपना भी कंट्रीब्यूशन करना है। देना चाहिए। तो क्या बात है, ये क्या बात है, मेरा क्या बात ये है। आज मेरे सारे व्यूअर्स का और मेरे पैनलिस्ट का मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पैंडेमिक टाइम पे इस प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम दिया, समय दिया, अपनी अपनी सक्सेस और मोटिवेशनल स्टोरी बताई। मैं सभी से निवेदन भी करना चाहता हूं कि आपकी जानकारी में या आपके परिवार में भी किसी भी क्षेत्र में विशेष काम करने वाले व्यक्ति हों, चाहे चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार, सिनेमा, साइंस, और भी कई सारी चीज होती है, उन सब में काम करने वाले लोग हों, आप मुझे जरूर बताएं। प्रशासनिक क्षेत्र में मैं हूँ, और भी कोई क्षेत्र में हो, धर्म में हो, किसी भी चीज में हो, आप मुझे बताएं ताकि मैं कोशिश करके आप सबके सामने ला सकूं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। मैं या बोल। महेश अंकल, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे यस, महेश अंकल ये इनोवेटिव कंसेप्ट, इनोवेटिव आइडिया के साथ आए हैं, इसीलिए हमें भी हर फील्ड में कुछ ना कुछ इनोवेशन ढूंढना है। और इस तरह से हमें, जैसे महेश अंकल टेक्नोलॉजी का यूज करके ही एक न्यू प्लेटफॉर्म पे हम लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं, इसके ये उनका आइडिया इनोवेटिव, इस तरह जी से ये आइडियाज आर, हर फील्ड में ये कुछ इनोवेटिव आइडियाज रिक्वायर्ड हैं, और वो हमें इस तरह से हर फील्ड में कुछ ना कुछ नया करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर। कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो, आप मेरे इस चैट बॉक्स में आप जरूर डालें। अगले रविवार को फिर हम लोग वापस 5 हमारे अच्छी पर्सनालिटी के साथ मिलेंगे। आज के प्रोग्राम का जो वीडियो है वो कुछ ही देर में मेरे यूट्यूब चैनल पर लोड हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय प्रणाम। जिनेंद्र। प्रणाम।